जैसा किसी के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। सुनो, कल मम्मी पापा आ रहे हैं, 10 दिन रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। मयंक ने स्वाति को बेड पर लेटते हुए कहा। कोई बात नहीं, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, स्वाति ने भी प्रति उत्तर में कहा। और स्वाति ने लाइट बंद कर दी और दोनों सो गए। सुबह जब मयंक की आंख खुली तो स्वाति बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, स्वाति ने मयंक की तरफ चाय की प्याली को बढ़ाते हुए कहा। अरे, तुम इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने रात को बताया था ना कि मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को कुछ व्यवस्थित कर लूं। स्वाति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे। मयंक ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। स्वाति, देखना, पिछली बार की तरह नहीं, नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, स्वाति ने भी कप खत्म करते हुए मयंक को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। मयंक भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ता करने के बाद मयंक ने स्वाति से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, स्वाति ने लंच बॉक्स थमाते हुए मयंक को कहा। बाय बाय कहकर मयंक बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और स्वाति घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से वहाँ चल तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया था। न जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। मयंक के पिताजी मयंक की मम्मी से कह रहे थे, अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। मयंक की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। मयंक की माँ ये कहकर चुप हो गई और याद करने लगी। 2 भाइयों में मयंक बड़ा था और विवेक छोटा। मयंक गांव से 10वीं करके शहर आ गया। आगे पढ़ने और विवेक पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेतीबाड़ी में हाथ बटाने लगा। मयंक बीटेक करके शहर में ही 20,000 रुपए की नौकरी करने लगा। स्वाति से कोचिंग सेंटर में ही मयंक की जान पहचान हुई थी। ये बात मयंक ने स्वाति से शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, वो तो मैंने ही समझा बुझाकर रिश्ते के लिए मनाया था, वरना ये तो पड़ोस के गांव के अपने दोस्त की बेटी माला से ही रिश्ता करने की जिद लगाए बैठे थे। गांव आकर स्वाति के घर वालों ने शादी की थी। 2 साल होने को आए उस दिन को भी। शादी करके दोनों शहर में ही रहने लगे। स्वाति भी प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। पिछली बार जब गांव से आए थे तो मन में बड़ी उमंगे थीं, पर 7-8 दिन में ही बहू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ हो लिए। कई बार मयंक को फोन करके बोला भी, बेटा गांव आजा, पर वो हर बार कह देता, माँ छुट्टी ही नहीं मिलती, कैसे आऊँ। लेकिन मैं ठहरी एक माँ, आखिर माँ का तो मन करता है ना अपने बच्चे से मिलने का। बहू चाहे कैसा भी बर्ताव करे, काट लेंगे किसी तरह से 10 दिन, पर बच्चे को जी भर कर देख तो लेंगे। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? मयंक के पिताजी की आवाज मयंक की माँ की यादों की दुनिया से वापस खींच लाई। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों मयंक के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचे तो बहू घर पर ही थी। जाते ही बहू ने दोनों के पैर छुए। हम दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाकर हम दोनों के लिए ठंडा ठंडा शरबत लाई। हम लोगों ने जैसे ही शरबत खत्म किया, बहू ने कहा, पिताजी आप सफर से थक गए होंगे, नहा लीजिए, सफर की थकान उतर जाएगी, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पिताजी नहाने चले गए। बहू रसोई में घुसकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में मयंक भी आ गया। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और फिर सबने खाना खाया। मयंक और बहू सोने चले गए और हम भी सो गए। सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो बहू उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। बहू ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। बहू ने उनको जल से भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर बहू मयंक के साथ चली गई। पिताजी ने भी चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे,
दिन के खाने की तैयारी बहू करके गई थी, तो मैंने 4-5 रोटियां हम दोनों की बनाई और खा ली। स्कूल से आते ही बहू फिर से रसोई में घुस गई और हम दोनों के लिए चाय बना लाई। शाम को हम दोनों को लेकर बहू पास के ही पार्क में गई। वहाँ उसने हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया। वो अपनी सहेलियों से बात करने लगी और हम अपने नए परिचितों से परिचय में व्यस्त हो गए। शाम के 7 बज चुके थे। हम घर वापस आ गए। मैंक भी थोड़ी देर में घर आ गया। बैठकर खूब सारी बातें हुई। बहू भी हमारी बातों में खूब दिलचस्पी ले रही थी। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। अगले दिन संडे था। बहू, मयंक और हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात ये थी कि प्रोग्राम बहू ने बनाया था। बहू ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी हम सब ने बाहर ही किया। फिर हम सब घर आ गए और सो गए। इस खुशमिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे और यहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब विवेक का फोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले ही दिन गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम कमरे में सोने चले गए तो बहू हमारे कमरे में आ गई। बहू की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो बहू ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको ये एहसास हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल ये नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने ये बात सच ही कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। बहू की बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य एक दिन अवश्य ऐसा होगा। ठोकर सबको लगती है, लेकिन संभलता कोई कोई ही है। लेकिन हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी भाभी भी संभल जाए। बहू अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसके पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे।